हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपने पैथोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। दो छोटे टॉपिक्स थे तो इनको एक ही बार में पढ़ लेंगे। पहला है कार्सिनोमा ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे पहले हम आरसीसी देख लेते हैं, जिसको हम कार्सिनोमा ऑफ किडनी कहते हैं। होता क्या है ये? इट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ किडनी कॉर्टेक्स। यानी किडनी के जो फिल्टर होते हैं, ट्यूब्यूल्स, उनके सेल जो होते हैं और ब्लड वेसल, वहाँ जो ट्यूमर बनता है उसको हम आरसीसी कहते हैं। और क्योंकि वहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं तो ये जल्दी स्प्रेड हो जाता है। रिस्क फैक्टर देख लेते हैं इसके। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है 50 से 70 साल के लोगों में, और मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है रेदर देन फीमेल्स। स्मोकिंग इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। और आप लोग देख ही रहे होंगे जो मेरे साथ सीरीज पढ़ रहे हैं कि स्मोकिंग का कितना हार्मफुल रोल है, कितने सारे कैंसर का लीडिंग कॉज यही है। सेकेंडरी फिर लाइफस्टाइल आ गई हमारी। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। ओबेसिटी मतलब मूवमेंट नहीं, सीडेंटरी लाइफ, खाना ज़्यादा खा रहे हैं, बॉडी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाइपरटेंशन, आपने चिंता ले रखी है हर तरीके की लाइफ में, और हर कोई ही दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो हाइपरटेंशन तो खैर बहुत कॉमन हो गया है। और इसमें आ गया एक्सपोजर टू कैडमियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एस्बेस्टोस। यानी इन तीनों में भी अगर इन तीनों से ज़्यादा एक्सपोजर हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर एक इसमें जेनेटिक कॉज होता है जिसको हम वॉन हिप्पल लिंडाउ जीन म्यूटेशन कह देते हैं। होता क्या है, अगर VHL जीन म्यूटेशन हुआ तो VEGF इंक्रीज हो जाएगा, जो कि एंजियोजेनेसिस कराएगा। और एंजियोजेनेसिस होने की वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ मिलेगी। अब ये आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको हिंदी में बिल्कुल समझाता हूँ। देखिए, नॉर्मल जो हमारा किडनी सेल होता है उसके पास एक सेफ्टी जीन होता है जिसको हम VHL जीन कहते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि ट्यूमर्स की ग्रोथ को ये रोक के रखता है। लेकिन अगर ये डैमेज हो जाएगा तो जो फैक्टर्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सेल्स को क्या लगता है इसके जीन के डिस्टर्ब होने के बाद कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो VEGF फैक्टर इसमें इंक्रीज करने लग जाएगा बेनतहा। और VEGF फैक्टर जब इंक्रीज होगा तो वो एंजियोजेनेसिस करेगा। यानी कि एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो एक्स्ट्रा बनने लग जाते हैं, ये सोच के कि भाई सर्कुलेशन में कमी आ रही है, ऑक्सीजन में कमी आ रही है, तो नई पाथवे क्रिएट करे जाए। अब हो क्या रहा है, जो सेल था उसको ब्लड वेसल्स भी बहुत ज्यादा मिलने लग गए। तो सेल को क्या लगता है कि भाई, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसको लगता है कि भाई ग्रोथ की ज़रूरत है। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है, और आपको पता है जब भी अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड ग्रोथ होगी तो वो कैंसर ही कॉज करेगी। तो ये पूरा इसका पैथोजेनेसिस हो गया। बेसिकली आपको याद रखना है कि जीन डैमेज से ट्यूमर को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलती है, ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो और बढ़ने लगता है। यानी ट्यूमर सप्रेशन की जगह ट्यूमर एनहेंसर का काम होने लग गया। तो आई होप इसके बाद आपको पैथोजेनेसिस बहुत इजीली याद रहेगी। मॉर्फोलॉजी आप देखेंगे तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपको येलो ऑरेंज मास मिलेगा विद हेमोरेज एंड नेक्रोसिस। ठीक है, यानी कि वहाँ पे ब्लीडिंग भी होगी और सेल डेथ भी होगी, और रीनल वेन पर भी अंदर वो घुस चुका होगा। माइक्रोस्कोपी आप करेंगे तो आपको क्लियर सेल टाइप मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? हिमेटोरियम मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, यानी यूरिन में ब्लड का आना। ठीक है, फ्लैंक पेन, साइड में पेन मिलेगा, और पेल्पेबल मास मिलेगा। यानी कि मास अलग से आप जब फील करना चाहेंगे वो फील हो जाएगा। अच्छा, कुछ ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स भी देता है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या होते हैं कि ये वो सिंड्रोम्स हैं जो कैंसर से डायरेक्टली नहीं हो रहे, लेकिन कैंसर सेल्स की जो केमिकल रिलीज कर रहा है उसकी वजह से इनडायरेक्टली हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इसका कि ये ईपीओ की मात्रा, एरिथ्रोपोइटिन की मात्रा हमारे ब्लड में इंक्रीज कर देता है। तो उससे पॉलीसिथीमिया होता है। पॉलीसिथीमिया कुछ नहीं है, ज़्यादा आरबीसी बन जाएंगे तो ब्लड हमारा थिक हो जाएगा और हाई हेमाटोक्रिट हो जाएगा। और आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी में हर चीज़ वेल रेगुलेटेड होती है, ना कोई चीज़ हाई होनी चाहिए ना लो होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस पे होनी चाहिए। सेकंड क्या है? पीटीएच बढ़ गया। पैराथायराइड लाइक हार्मोन पेप्टाइड एक होता है, वो बढ़ने लगता है। तो आपको पता था पैराथायराइड, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ब्लड कैल्शियम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो, मतलब ब्लड कैल्शियम कहाँ से बढ़ेगा? बोन से खींचेगा वो, तो बोन्स वीक होने लग जाएंगी और उनमें दर्द होगा। फिर उसके बाद रेनिन सिस्टम हो गया हमारा। रेनिन सिस्टम में क्या मिलेगा? हाइपरटेंशन। क्योंकि
चीज़ें कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, फ्लो गलत हो रहा है, तो इसमें बीपी बढ़ता हुआ जाएगा। तो पेशेंट को ब्लड मिलेगा यूरिन में और बैक पेन के साथ ब्लड प्रेशर या कैल्शियम बढ़ा हुआ मिलेगा। स्प्रेड क्या है इसका? स्प्रेड इसका रीनल वेन से जाएगा इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर के वेना कावा से लंग्स और बोन्स, और प्रोग्नोसिस इसकी पुअर है आफ्टर मेटास्टेसिस के बाद, यानी इसमें पेशेंट सर्वाइव नहीं करता है क्योंकि सारे क्रिटिकल ऑर्गन्स पे असर आ जाता है। सेकेंड है हमारा कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे मेलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर होता है ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अराइजिंग फ्रॉम यूरोथेलियम। सेकेंड है हमारा कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये इट इज अ malignant epithelial tumor of urinary bladder arising from urothelium, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ होता है? ये वो सेल्स होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट पे लगे होते हैं, तो इसीलिए इनको ट्रांजिशनल बोलते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है? स्मोकिंग आपने देख लिया कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर आ गया इसमें, इसमें एनिलीन डाइज हो गई, रबर हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई। फिर क्रोनिक सिस्टाइटिस क्या होता है? अगर हमारे ब्लैडर में बार बार इन्फ्लेमेशन हो, किस वजह से? रिकरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसे हम क्रोनिक सिस्टाइटिस कह सकते हैं। और सिस्टोसोमा इन्फेक्शन, ये इजिप्ट और इधर अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा मिलता है। ये यहाँ पे पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स की वजह से होता है। और लॉन्ग टर्म एनाल्जेसिक यूज़ या रेडिएशन, यानी बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत आपने देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों साल पेन किलर ही खाते रहते हैं, या रेडिएशन मतलब ऐसी जगह वो काम करते हैं जहाँ पे उनको रेडिएशन का सामना पड़ना पड़ता है, तो वहाँ पे भी हो जाता है। टाइप्स हमने देख लिए, 90% केसेस में ये ट्रांजिशनल कार्सिनोमा ही होता है, उसी एरिया में होता है। कुछ सेल्स, कुछ बार ये स्क्वेमस सेल्स में भी फैल जाता है, जिसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। ये होता है ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन या इन्फेक्शन। और थर्ड एडिनोकार्सिनोमा, ये बहुत रेयर होता है, लेकिन क्योंकि होता है तो हम इसको समझेंगे जरूर। फिर मॉर्फोलॉजी क्या होती है? इसमें पेपिलरी या फ्लैट लीजन्स हो जाते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं वो, मल्टीपल भी, यानी जब भी आप देखेंगे तो आपको घाव मिलेंगे बहुत सारे। माइक्रोस्कोपी में आपको देखेंगे तो एटिपिकल ट्रांजिशनल सेल्स मिलेंगे विद माइटोसिस एंड इन्वेशन। मैंने आपको समझाया था एटिपिकल यानी कि जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए, जो केवल ट्रांजिट कर रहे थे, जो यात्री थे जो ट्रैवल करते करते जब एक ही जगह पे रुक गए, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने माइटोसिस करके सेल डिवीजन करके अपनी ग्रोथ करी और वो एरिया इन्वेड कर लिया, यानी वहाँ के सेल्स को भी रिप्लेस करके ये हो गए। और कैंसर की ये कीनोट सिम्टम होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे आपको? पेनलेस हेमेटोरिया मिलेगा। हेमेटोरिया हमको ऊपर आरसीसी में भी मिल रहा था, लेकिन वहाँ उसमें पेन होता है, यहाँ पे पेन नहीं होगा, बस यूरिन में ब्लड आएगा। फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, अर्जेंसी भी मिलेगी और डाइसूरिया भी मिलेगा, यानी कि बार बार भी आएगा और ऐसा लगेगा कि यूरिन निकलने वाली है। ठीक है। पेल्विक पेन मिलेगा एडवांस स्टेज में, ये स्टार्टिंग में नहीं दिखता है। कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि लोकल इन्वेजर्स टू यूरेटर्स। होता क्या है? धीरे धीरे ये सारी जो हमारी यूरिनरी ट्रैक की लाइनिंग है, वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन घूम के किडनी पे पहुंच जाता है। तो इससे क्या है? किडनी की स्वेलिंग होती है, कई बार उसमें डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा ऑफ वन या बोथ। फिर डिस्टेंस मेटास्टेसिस भी होती है, यानी कि दूर लिम्फ नोड से ये दूर दूर तक फैल सकता है, जैसे कि लिवर और यंग्स। तो समरी टेबल एक बार देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। किडनी कार्सिनोमा और ब्लैडर कार्सिनोमा की, दोनों किडनी की कॉमन एज होती है 50 से 70 साल, ब्लैडर की होती है 50 से 80 साल। इसमें किडनी आरसीसी में हमें सेल्स क्लियर मिलेंगे, ब्लैडर कार्सिनोमा में हमें ट्रांजिशनल सेल्स मिलेंगे। दोनों में मेन रिस्क स्मोकिंग है, ब्लैडर में डाइज भी होता है। मेन सिम्टम दोनों का हेमेटोरिया है, लेकिन किडनी में आपको विद पेन मिलेगा, ब्लैडर में आपको पेनलेस मिलेगा। स्प्रेड कैसे करेगा? रीनल वेन्स से सीधे लंग्स में जाएगा और ये लोकल इन्वेजन करेगा लिम्फ नोड्स में, वहाँ से फिर बॉडी में फैलेगा वो। और किडनी में हमने पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स पढ़े थे, जिसमें हमने इंक्रीज इन आरबीसी, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और इंक्रीज इन पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसकी वजह से इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम पड़ा था। और इसमें हमें पेपिलरी लीजन्स मिलेंगे। एग्जाम को कीज और देख लेते हैं। आरसीसी का क्या होता है? येलो ट्यूमर ड्यू टू लिपिड कंटेंट। ट्रायड आपको क्या मिलेगा आरसीसी का? हेमेटोरिया, फ्लैंक पेन और एब्डोमिनल मास, एक अलग से वो हिस्सा आप जिसको आप पेल्पेट कर सके। आरसीसी स्प्रेड्स बाय रीनल वेन टू लंग्स। ब्लैडर कार्सिनोमा में आपको पेनलेस हेमेटोरिया मिलता है, और सिस्टोमा वो होता है स्क्वामस कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। ठीक है। मेन आपको क्या ध्यान रखना है? किडनी और ब्लैडर के कैंसर दोनों स्मोकिंग से लिंक्ड है।
आरसीसी में येलो सॉफ्ट ट्यूमर है जो रीनल वेन से फैलेगा, जबकि ब्लैडर कैंसर पेनलेस होता है और यूरिन में देता है। दोनों को डिटेक्ट होने में डिले में मेटास्टेसिस कर जाते हैं और दोनों ही के पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते। मेरी एक पर्सनली फैमिली में नोन है जिनको यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर मैंने देखा हुआ है और बड़ा ही अलग स्ट्रगल होता है। चलिए, ये पैथोलॉजी हमने अच्छे तरीके से करते जा रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।